नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से। अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे आज भारत में उस दिग्गज कोच, खिलाड़ी और एक शानदार व्यक्तित्व को खो दिया है। मैं बात कर रहा हूं भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का, जिनका शुक्रवार को निधन हो गया। वह 1 जून को जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के राणा की तबीयत बिगड़ी थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRI के प्रेसिडेंट कालिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की और जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 बार गोल्ड मेडल जीते थे। इसमें लगातार 4 एडिशन के गोल्ड शामिल रहे। राणा पेरिस ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे। उन्होंने फरवरी में 2025 से 25 मीटर पिस्टल के लिए भारतीय जूनियर टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया गया था। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स कुल मिलाकर 23 मेडल अपने नाम किए थे। इनमें एशियन गेम्स में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 8 मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में यह आंकड़े की अगर बात करें तो 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 15 मेडल जीते थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जसपाल राणा ने कई इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीते, लेकिन 1994 में मिलान वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उनकी जीत यादगार रही। प्रतियोगिता से एक दिन पहले उनके घुटने में फोड़ा हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी और अस्पताल से छुट्टी देने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की सलाह के उलट जसपाल और उनके कोच सनी थॉमस ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद ही रात में वो जो इंजरी थी वो बढ़ गई, जिसके बाद उनका दर्द बढ़ गया। वे अपने जीन्स तक नहीं उतार पा रहे थे। ऐसे में उन्हें जीन्स को फाड़कर हाफ पैंट बनाई गई और उसे पहनकर वो अगली सुबह प्रतियोगिता में उतरे। राणा ने असहनीय दर्द के साथ कहराते हुए मैच खेला और जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता। इसी साल उन्होंने हिरोशिमा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। जसपाल के पिता नारायण सिंह राणा इंडो तिब्बत बॉर्डर यानी ITBP में तैनात थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही जसपाल को पिस्टल और राइफल शूटिंग में बारे में बताया था। जसपाल ने शुरुआत में पिस्टल और राइफल दोनों से अभ्यास किया, लेकिन बाद में फेडरेशन ने एक इवेंट के लिए एक ही शूटर चुनने का नियम लागू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पिस्टल शूटिंग को चुना। जसपाल 11 से 12 साल की उम्र तक ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे थे। 1988 में वह सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में आयोजित 31वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। उनके निधन पर पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल ही जो है पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान इनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया। अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में, 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके चिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। चलिए अब बात करते हैं उस इवेंट की जिसका कई सारे दर्शक, उनकी संख्या करोड़ों में होगी, अरबों में होगी, सब इंतजार कर रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप का कल उसका आगाज हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज भले ही बेहद भव्य अंदाज में किया गया हो, लेकिन टूर्नामेंट के पहले ही दिन कई ऐसे सवाल खड़े हो गए जिन्होंने विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की तैयारियों और दावों पर बहस छेड़ दी है। एक तरफ मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियो एस्ट्रिया में रंगारंग उद्घाटन समारोह, मेजबान मैक्सिको की शानदार जीत
और संगीत का शानदार संगम देखने को मिला। दूसरी तरफ खाली सीटें, महंगे टिकट और विरोध प्रदर्शन ने आयोजन पर सवालिया निशान लगा दिए। टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में साउथ कोरिया और ईस्ट रिपब्लिक की टीम ग्वाडलाहरा में आमने सामने थी। मुकाबला रोमांचक रहा और साउथ कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की। लेकिन मैच के खेल से ज्यादा चर्चा स्टेडियम में दिखाई देने वाली खाली सीटों पर हुई। टीवी प्रसारण के दौरान कई हिस्से, विशेष रूप से वीआईपी सेक्शन में बड़ी संख्या में सीटें खाली नजर आईं। हालांकि स्टेडियम प्रशासन का दावा था कि लगभग पूरा मैदान दर्शकों से भरा हुआ था और क्षमता के मुकाबले केवल कुछ 100 सीटें ही खाली थी। लेकिन प्रसारण में दिखाई गई तस्वीरों में अलग ही कहानी पेश होती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी दर्शकों ने आयोजन को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए। विवाद सिर्फ खाली सीटों तक सीमित नहीं रहा, टिकट की कीमतों को लेकर भी फुटबॉल प्रशंसकों में नाराजगी देखने को मिली। कई फैंस का कहना है कि ग्रुप चरण के अपेक्षित कम लोकप्रिय मुकाबलों के टिकट भी $300 से अधिक कीमत पर बेचे जा रहे हैं। ऐसे में आम दर्शकों के लिए मैच देखना काफी मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि आधिकारिक रीसेल प्लेटफॉर्म पर भी अभी हजारों टिकट उपलब्ध बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ बड़े मुकाबलों के टिकट भी पूरी तरह नहीं बिक पाए हैं। इसमें फीफा के उन दावों पर भी सवाल उठते हैं जिनमें टूर्नामेंट के लिए रिकॉर्ड संख्या में टिकट मांग मिलने वाली बात कही गई थी। फीफा के अध्यक्ष गाइनी इन्फांटिनो ने दावा किया है कि इस विश्व कप के लिए 50 करोड़ के टिकट रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, जो पिछले 2 विश्व कपों की कुल मिला मांग से कई गुना अधिक है। हालांकि इन विवादों के बीच उद्घाटन मुकाबले ने आयोजकों को राहत जरूर दी। मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित स्टेडियम में दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हजारों फुटबॉल प्रेमियों से खचाखच भरे स्टेडियम में मेजबान मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपना अभियान शानदार शुरुआत की। इस जीत ने मैक्सिकन प्रशंसकों को जश्न मनाने का बड़ा मौका दिया। उद्घाटन समारोह भी आकर्षण का केंद्र रहा। विश्व प्रसिद्ध पॉप स्टार शकीरा ने नाइजीरियन कलाकार बर्ना बॉय के साथ विश्व के सबसे आधिकारिक की डाई डाई पर प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। रंग, रोशनी, संगीत और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में यादगार बना दिया। कुल मिलाकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत उत्साह, जश्न और रोमांच के साथ हुई है। लेकिन साथ ही खाली सीटें और टिकटों की कीमतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये चिंता का विषय भी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि फीफा इन चुनौतियों से कैसे निपटता है और क्या टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ इन विवादों को पीछे छोड़ पाता है या नहीं। तो बात करेंगे जरा उस प्रदेश की जहां पर कुछ सालों पहले तक क्रिकेट को कोई अज्यूम नहीं कर रहा था। नहीं सब लोग जान रहे थे कि भाई पहाड़ों पर इस तरीके से क्रिकेट होने लगेगा। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की, जहां पहाड़ी वादियों से निकलकर 2 युवा क्रिकेटरों ने राज्य का नाम रोशन किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए अंडर 19 टीमों की घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड के लक्ष्य रायचंदानी और प्रियांशु सिंह को शामिल किया गया है। लक्ष्य रायचंदानी को केवल टीम में जगह ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें वनडे और मल्टीडे दोनों टीमों का उपकप्तान भी बनाया गया। वहीं प्रियांशु सिंह को 4 दिवसीय यानी मल्टीडे टीम में चुना गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने दोनों ही खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताई। अधिकारियों के अनुसार यह चयन उत्तराखंड की जमीन पर इस और लगातार जो रूट लेवल पर क्रिकेट के विकास का परिणाम है। दोनों खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि श्रीलंका दौरे पर उनका प्रदर्शन शानदार होगा। यह राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है। आपको उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ रोचक चीज़ें बता दूं। पीसी वर्मा को वहां पर कहा जाता है कि इन्होंने ही क्रिकेट को आगे बढ़ाया। उनके बेटे हैं माहिम वर्मा, जो वहां पर सचिव रह चुके हैं और बीसीसीआई में उपाध्यक्ष भी रहे। उनको बहुत ज़्यादा जो हाईटेक क्रिकेट आया, जब आधुनिकता की ओर बढ़े, तब उनको इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रयास किए, जिसकी वजह से वहां पर हमें कई भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी भी उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड से जुड़े और वहां पर लगातार अच्छे क्रिकेट के माहौल को बढ़ाया गया और वहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जहां से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलते आ रहे हैं। अब कोई उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली, बंगाल या कहीं और जाने की कोशिश नहीं करता है। हमने कई बार देखा बंगाल टीम में अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो उत्तराखंड को आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के रहने वाले लेकिन दिल्ली से खेलते हैं। अनुज रावत उत्तराखंड के हैं लेकिन दिल्ली से खेलते हैं, आरसीबी से खेलते हैं। इस बार गुजरात टाइटंस में थे। आकाश माधवाल उनमें से एक खोजती। आकाश माधवाल अभी भी आपको गुजरात टाइटंस में थे। इस बार जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया था, क्या शानदार डेब्यू था।
जैसे तमाम महिला क्रिकेटरों में आप स्नेह राणा को देखिए, एकता बिष्ट भी वहाँ से खेलती हैं। तो तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तराखंड के क्रिकेट और युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे जहां पर भारतीय टीम के लिए या बोर्ड के लिए, मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए भी एक चिंता के बादल है। भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों के T20 सीरीज खेलने वाली है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद टीम इंडिया 26 और 28 जून को बेलफास्ट में मुकाबला खेलेगी, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में बिगड़े हालात ने चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में हुई एक चाकूबाजी की घटना के बाद शहर में कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शनकारियों द्वारा वाहनों में आगजनी, दुकानों पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई है। इन हालातों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि हालात सामान्य नहीं होते हैं तो मुकाबलों को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का भी विकल्प खुला है। हालांकि अंतिम फैसला आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के आकलन पर निर्भर करेगा। वहीं क्रिकेट आयरलैंड ने कहा कि वह स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है तथा खिलाड़ियों और अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तो एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच है, लेकिन आयोजन से जुड़े सवाल भी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के आयरलैंड दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही। अब देखना होगा आयरलैंड क्रिकेट किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेता है, क्योंकि आयरलैंड का भारतीय टीम के साथ खेलना ये उसी तरीके से है कि आप किसी की भी T20 टीम को आप देखिए वो कभी भी सरप्राइज कर सकती है टीम, लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थिति है वो एक सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है कि ये मैचेस कहीं और आपको होते नजर आए। अब भारत के हर स्टेट में लगभग T20 लीग हो रही है, लेकिन एक T20 लीग है जिसको पूरा देश देखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराई जाने वाली UP T20 लीग में, जिसके चौथे सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस नए संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। आपको बता दें, लीग को पूरे प्रदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए इस बार ऑक्शन को कानपुर या लखनऊ से बाहर निकालकर वाराणसी में कराने की तैयारी चल रही है। UP T20 लीग गवर्निंग काउंसिल इस योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। इस बार का सीजन सिर्फ चौके छक्कों और रोमांच तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेल के मैदान से पर्यावरण संरक्षण और देश के वीरों को सम्मान देने का एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर के मुताबिक लीग के चौथे संस्करण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। मिनी ऑक्शन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का चयन सीधे ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी खिलाड़ी ट्रायल में अपना दम दिखाएगा उसे ही ऑक्शन पूल में जगह मिलेगी। इस फैसले से प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों से आने वाली छुपी हुई प्रतिभाओं को अपनी काबिलियत साबित करने का सीधा मौका मिलेगा। सभी 6 फ्रेंचाइजी टीम नए और उभरते हुए चेहरों को अपने पाले में शामिल करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रही हैं। इस बार UP T20 लीग में जब कोई गेंदबाज बल्लेबाज को छकाएगा यानी डॉट बॉल होगी तो मैदान में सिर्फ तालियां नहीं बजेंगी, बल्कि पर्यावरण में एक नई जिंदगी मिलेगी। IPL की तर्ज पर इस बार लीग में हर एक डॉट बॉल फेंके जाने पर एक पौधा लगाया जाएगा। इस मुहिम को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए लीग की सभी 6 फ्रेंचाइजियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अपने स्तर पर सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं यानी NGO को अपने साथ जोड़ेंगी। इस पहल का मकसद क्रिकेट के मंच का उपयोग करके लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। लीग के आयोजकों ने इस बार मैदान पर देश के लिए जान निछावर करने वाले बलिदानियों को भी उनके परिवार के लिए बड़ा मंच देने का फैसला किया है। टूर्नामेंट के दौरान होने वाले मुकाबलों में देश के वीर सपूतों के परिवारों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। मैचों की शुरुआत उनके हाथों से कराई जाएगी और खेल की समाप्ति पर जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा उसे ट्रॉफी भी इन्हीं वीर परिवारों के सदस्यों के हाथ से दिलाई जाएगी। यह पहल खेल के जरिए समाज में एक नई चेतना और देशभक्ति का भाव मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो UP T20 लीग इस बार इस तरीके से, क्योंकि 2 सीज़न हम लखनऊ में देखते आए थे, ये सीज़न होगा कानपुर में। और कानपुर में जिस तरीके से जो इस बार नए कमिश्नर के साथ UP T20 लीग के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर संजय कपूर हैं, और संजय कपूर ने एक नई आइडियोलॉजी लाई है। जब कई बातें हैं जो सामने है कि इस बार प्राइजिंग जो टिकट की प्राइस है वो बहुत छोटी होगी कि सब लोग क्रिकेट देख सकें, और साथ ही साथ
इस बार बहुत से बदलाव आपको नजर आएंगे, जैसे कि आपको शहीदों के परिवार आपको ट्रॉफी देते नजर आएंगे, पेड़ लगेंगे IPL की तरह, साथ ही साथ आप उस बड़े आयोजन की तरह देखेंगे जो अब तक मुझे नहीं लगता कि और किसी स्टेट में हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप देखते रहिए आज की खबर।